दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है सारे वीडियोस पे, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसीलिए आपसे बार-बार निवेदन करता हूँ कि आप इन वीडियोस को सर्कुलेट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जो जानकारी हम आपको लाके देते हैं विद डेटा, विद असेसमेंट, मुझे नहीं लगता आपको कहीं और वो मिलती होगी। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको हर एक के साथ तथ्य मिलेंगे, कहीं पे भी काइट फ्लाइंग मैं नहीं करता। इसीलिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। दोस्तों आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो है हमारे कुटीर उद्योग के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है हमारा कुटीर उद्योग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 11 करोड़ लोगों की रोजगारी कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे निर्भर है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर उन पे कोई खतरा आता है तो 11 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या होगा, आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। दोस्तों आपने प्रधानमंत्री जी से सुना होगा 15 अगस्त को कि हम जीएसटी में बदलाव कर रहे हैं और दिवाली से पहले हम उन नियमों की घोषणा कर देंगे। हम जीएसटी को सिंप्लीफाई कर देंगे और स्लैब्स भी कम कर देंगे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से जीएसटी कानून बनाया और हैफेजर्ड वे में जो जीएसटी के स्लैब तय किए गए, उन्होंने एक तो भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ा दिया और दूसरी तरफ इतने सारे लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स खड़े हो गए हैं कि कंपनियां परेशान हो गई हैं। क्योंकि जब तक डिस्प्यूट है तब तक आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर कंपनियां परेशान हैं और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर्स आके परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कोई एक रॉ मटेरियल प्रोसेस करता हूं और उसमें दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट। अब सवाल इस बात का है कि अगर दोनों में सेम जीएसटी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम कैलकुलेशन आसानी कर सकते थे। लेकिन क्या किया सरकार ने, एक प्रोडक्ट पे जीएसटी कुछ और दूसरे पे कुछ और। अब मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग रेशियो जो है वो है करीब 60% मेन प्रोडक्ट और 40% है बाई प्रोडक्ट। अब ये इंस्पेक्टर्स को कौन समझाए कि ये 60 और 40 का रेशियो है। वो कहेंगे नहीं जी हम तो 70 मानेंगे, हम 80 मानेंगे, हम कैसे मान ले 60 और 30 है। ये जो डिस्प्यूट है इसने बहुत बुरा हाल कर रखा है इंडस्ट्रीज का। उम्मीद है रैशनलाइजेशन से, इस तरह के भ्रष्टाचार से और परेशानियों से इंडस्ट्रीज को निजात मिलेगी, जो जरूरी है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी होने वाला है। क्या सरकार ने उसके बारे में कोई प्लानिंग करी है? आज उसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला। दोस्तों आज अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हैं, उदाहरण के लिए आप एक चद्दर खरीदने जाते हैं या एक साड़ी खरीदने जाते हैं या कोई एक आप और कोई चीज लकड़ी का सामान खरीदने जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियों में अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट है तो ऑलमोस्ट सेम होगी। हालांकि बड़ी कंपनियों को सस्ते में मिल जाएगा क्योंकि वो बल्क में खरीदेंगे। मान लीजिए कि दोनों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, तो क्या होगा, पहले जीएसटी लगता था। मान लीजिए 1000 रुपए की चीज थी, 12% जीएसटी लगता था तो वो 1120 की बैठती थी। छोटी कंपनी पे मान लीजिए कि पहले वो जीएसटी लगता था 5%, उसकी कीमत बैठती थी 1050। कंज्यूमर को लगता था कि जो प्रोडक्ट है उसमें करीब 70 रुपए का फर्क है, तो वो छोटी कंपनियों का प्रोडक्ट खरीद लेता था। अब जब आप रैशनलाइज करेंगे उस स्थिति में क्या होगा, अगर छोटी कंपनी और बड़ी कंपनियों का टैक्स स्लैब सेम हो गया तो कंज्यूमर किसका प्रोडक्ट लेगा? निश्चित रूप से जिसका ब्रांड पॉपुलर है, जो इंडस्ट्रियल है, जिसमें उसको थोड़ी फिनिशिंग ज्यादा लग रही है, ये सब लेता था। पहले वो दाम के डिफरेंस में थोड़ा सा सपोर्ट कर देता था हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज को। अब जब ये गैप खत्म हो जाएगा तो जो हमारा कुटीर उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनका क्या होगा? 11 करोड़ लोगों का रोजगार स्टेक पे आ जाएगा। इसलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको कहा कि कपड़े में अगर मान लीजिए कॉटेज इंडस्ट्री 0% पे भी है और 12% है और 12 से घटा के उसको 5 कर दिया जाता है, तो जहां पे पहले जो डिफरेंस 120 रुपए का था वो घट के 50 रह जाएगा। 50 रुपए के लिए कंज्यूमर आसानी से ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएगा, वो कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को नहीं लेगा। इसी तरह से लकड़ी के सामान, इसी तरह से आप बाकी चीजें देख लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम देख लीजिए,
खाने के आइटम देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे जब डिफरेंस कम होगा तो कंज्यूमर ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। दूसरी तरफ अभी कंपनियां क्या करती थी कि वो छोटे व्यापारियों से इसलिए बनवा लेती थी या इंडस्ट्री से कि उनको टैक्स इंसेंटिव मिल जाता था। 12 की जगह 0% लगता था, तो 10-12% की जो जीएसटी की बचत होती थी वो उसमें अपना 3-4-5% मार्जिन जोड़ के वो करीब 1,000 रुपए की चीज को 1,050 या 70 में बेच देते थे। अब बड़ी कंपनियों को कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो छोटे से जाके बनवाएं। ये बड़ी कंपनियां अपनी ही फैक्ट्रियां लगा सकती हैं, क्योंकि अब तो जीएसटी का कोई फर्क रहा नहीं। तो लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो छोटे उद्योग का क्या होगा, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि बड़ी कंपनियों का तो ऑलरेडी जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, उसका बेनिफिट तो उनको मिलता ही है। तो जब इस तरह का उद्योग, खासकर कुटीर उद्योग जो हमारे ग्रामीण अंचलों में है या छोटे शहरों में है, अगर वहां पे रोजी रोटी का सवाल उठेगा तो क्या होगा? वहां काम धंधा बंद होगा, वहां से लोग फिर माइग्रेट करेंगे, बड़े शहरों में आएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती हैं, और पॉलिटिकल माइलेज तो ऑपोजिशन उठाएगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट खतरा जो है दोस्तों, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, वो बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स को प्रिजर्व करती है। और आप कहीं राजस्थान जाइए, राजस्थानी आर्ट है, गुजराती आर्ट है, आप वाराणसी जाइए, वहां का आर्ट है, साउथ में जाइए, वहां का आर्ट है, आंध्रा का अपना है, कर्नाटक का अपना है, उड़ीसा का अपना है, महाराष्ट्र का अपना है, बंगाल का अपना है। हर राज्यों में अपने अपने तरह के आर्ट एंड कल्चर के बेस पे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। अब जब ये सारा काम मशीनों पे हो जाएगा तो आर्ट एंड कल्चर का क्या होगा? इस आर्ट को कौन बचाएगा? ये भी एक चिंता की बात है जिसको हमें सोचना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है दोस्तों, वो ये कि एक एक सेक्टर में नहीं, वर्चुअली हर सेक्टर में इसका असर होगा जहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक इंपैक्ट, कि जो कॉटेज इंडस्ट्री में आज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो वापस बड़ी कंपनियों के कब्जे की तरफ जाएगा, बड़े रिटेलर्स उसका फायदा उठाएंगे, छोटे दुकानदार और छोटी कंपनियां बाजार से बाहर होंगी। एम्प्लॉयमेंट को लेके जैसे मैंने कहा 11 करोड़ लोग हैं, अगर उसमें से आधी भी बंद हो गई तो 5-5.5 करोड़ लोगों की नौकरी तो गई। काम करने से जो वो कमाते थे वो कैसे कमाएंगे? उनके लिए रोजगार कहां से आएगा? इस पे भी सरकार को सोचना होगा। जो हमारे कल्चरल आर्ट्स और कल्चरल वैल्यूज हैं, जो डिजाइन्स हैं, बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट है जो हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास है, ये भी हमें सोचना होगा। और जो सोशल इम्पैक्ट है, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि एससी एसटी रोजगार में है, दूसरे लोग रोजगार में हैं, वहां पे भी एक सोशल डिवाइड शुरू हो जाएगा। बड़ी कंपनियां तो बच जाएंगी क्योंकि उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाएगा, टैक्स और कम हो गया, वो और एक्सपेंशन करेंगे। बड़े रिटेल आउटलेट्स भी फायदे में रहेंगे। सवाल है कॉटेज इंडस्ट्रीज का, छोटी कंपनियों का, छोटी दुकानों का। ऐसी स्थिति के अंदर अब हमें क्या करना होगा? क्या मैं कोई आपको ये डराने की बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं। जब चीन ने अपने यहां पे टैक्स रैशनलाइज किया था, वहां पे भी ऐसा हुआ था, यूरोप में भी ऐसा हुआ था। क्या उनकी गलतियों से और उन्होंने उसको कैसे ओवरकम किया, क्या हमने इसका कोई प्लान बनाया है? मेरा तो मोदी जी से निवेदन है कि आप जीएसटी में रिफॉर्म करिए, जरूरी है, जरूर करिए, लेकिन जिन पे इसका नेगेटिव प्रभाव आएगा उसके लिए क्या प्लान है? उनके रोजगार को बचाने का क्या है? उदाहरण के लिए, जब चाइना ने वैट या जीएसटी वहां पे जो रिफॉर्म किया था, उससे जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे वो बंद हो गए थे। खासकर पोल्ट्री के, सिल्क उद्योग, जो भी वहां पे इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, सबका बुरा हाल हो गया। फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया? उनके लिए स्पेशल प्लान बनाया, उनके प्रोडक्ट्स की स्पेशल इंटरनेशनल मार्केटिंग की, जो सुपरमार्केट थे और जो बड़े वहां पे सरकारी सिस्टम्स थे, उससे उनको सपोर्ट दिया गया, उनको एक्सक्लूसिव ब्रांड बनाया गया, उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया गया, क्वालिटी सपोर्ट किया गया, और उनको फिर दोबारा खड़ा किया गया, जिससे चाइनीज फोक आर्ट बचा। आप जाके वहां देखिए, बैम्बू आर्ट कॉटेज इंडस्ट्री है, किस तरह से उन्होंने उनको स्किल दिया, टेक्नोलॉजी दी, आज वो यूनिक प्रोडक्ट बन के आ गए जो बड़ी कंपनियां नहीं बना सकती। क्या इस तरह का प्लान
भारत सरकार ने सोचा है जीएसटी रिफॉर्म से पहले? अगर है तो उसकी भी घोषणा साथ में की जाए। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, जैसे वहां पे जब हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ तो उन्होंने वहां पे सर्टिफिकेशन शुरू किया कि ये वास्तव में कुटीर उद्योग का है। जनता को एजुकेट किया कि आप जिस पे सर्टिफिकेट है वो प्रोडक्ट लीजिए, इनकी क्वालिटी अच्छी है और इससे आप रोजगार में भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में क्रिएट हुई और उनकी प्रीमियम ब्रांडिंग करके एक्सपोर्ट में भी हेल्प की गई। क्या इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भारत के बारे में सोचा गया है? क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज ने छोटे उद्योगों को बचाने के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम का प्लान किया है? क्योंकि जब तक ब्रांडिंग और डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो कंज्यूमर एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा? उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब काम करती है तो जनरली हथकरघा उद्योग इंडिपेंडेंटली काम करता है। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए क्या प्रयास किया गया? जैसे हमने डेयरी में कोऑपरेटिव मॉडल बनाया, क्या इस तरह का हमें छोटे जो उद्योग हैं उनका कोऑपरेटिव मॉडल नहीं बन सकता कि मिलके उन लोगों को गाइड किया जाए, उनकी कॉमन पैकेजिंग हो जाए, कॉमन सर्विसेज हो जाए और वो अपने आर्ट से, अपने रोजगार के हिसाब से उनको बनाए? उनके लिए क्या डिजिटल मार्केट एक्सेस के लिए भारत सरकार कोई सोच सकती है? जैसे हमने ई नाम की बात करी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट, गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके, चाहे वो खादी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, क्या हमने कोई ई मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया? क्योंकि त्योहारों पे, दिवाली पे, होली पे, बाकी फेस्टिवल्स पे हम तो चाहेंगे कि हैंडीक्राफ्ट के माल बिकें, क्योंकि लोग अपने कल्चर से जुड़े, ना कि मशीनों से। इस बात को भी हमें समझना होगा और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। और फिर एक्सपोर्ट पुश, क्योंकि भारत का आर्ट एंड कल्चर दुनिया जानना चाहती है। अच्छी क्वालिटी का आर्ट एंड कल्चर का बना हुआ प्रोडक्ट मुझे लगता है दुनिया सराहेगी। उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। और सबसे बड़ा काम जो भारत सरकार कर सकती है, जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, भारत सरकार की संस्थाएं हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपको कॉटेज इंडस्ट्री से ही सामान लेना है और जिस चीज की जरूरत है भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, बैंकों की, जितने भी हैं, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे टेबल कवर है, चाहे पेन स्टैंड है, पेंसिल स्टैंड है, जो भी है, फर्नीचर है, भारत सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि भारत सरकार की जितनी संस्थाएं हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री से ही खरीदेंगी और उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेवारी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मंत्रालय है उसकी होनी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का माल पीएसयूज में पहुंचे। तब तो हम लोगों को बचा पाएंगे, रोजगार बचा पाएंगे। अगर हमने खुला छोड़ दिया तो जितने ये छोटे कुटीर उद्योग हैं ये सब बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में दोस्तों एक विचित्र स्थिति है। बड़ी कंपनियों को ब्याज लगता है 8-10%। जो कुटीर उद्योग है, छोटा व्यापारी है, उसको ब्याज देना पड़ता है 24% से 36%। जितनी भी आपको माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, आप उनका जाके जरा ब्याज पूछिए। छोटा व्यापारी ज्यादा ब्याज दे रहा है, बड़ा व्यापारी कम ब्याज दे रहा है, वो कैसे टिकेंगे? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 10 से 15% ज्यादा है, वो टिक ही नहीं पाएगा। क्या सरकार को इस तरह के उद्योगों के लिए कोई क्रेडिट लाइन नहीं बनानी चाहिए? क्या कोई ऐसा फाइनेंसिंग सिस्टम नहीं बनाना चाहिए कि उनको भी उसी रेट पे मिले जिस रेट पे बड़े को मिले? हम ये कह सकते हैं कि साहब एनबीएफसीज का क्या होगा? हमें कंपनियां बचानी है या 11 करोड़ लोगों का रोजगार बचाना है? सरकार को इसके बारे में भी सोचना होगा। और मार्केटिंग कैंपेन में सरकार की तरफ से, सरकार के पास इतने टीवी चैनल्स हैं, इतनी स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी एजेंसीज हैं, वहां पे हमें अपने अपने स्टेट के कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी क्वालिटी को जानने के लिए, उनकी कल्चरल वैल्यूज को समझाने के लिए क्या हम एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं चालू कर सकते, ताकि लोग जुड़े अपने कल्चर से? हम जब गाय मूत्र की बात करते हैं या गोबर की बात करते हैं, हम अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़ने की बात करते हैं। क्या कॉटेज इंडस्ट्री हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? इस पे भी हमें सोचना होगा। तो अगर हमने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को ढंग से प्रिजर्व किया और उसको प्रीमियम कैटेगरी की तरफ ले गए तो मुझे लगता है इससे लाभ होगा। मैंने एक ऐसी संस्था बनाई थी
जिसका प्रोडक्ट विदेश में जाता है। वीवर्स की एजेंसी थी, आज वो फलौदी में बेस्ड है। फलौदी बुनकर सहकारी समिति, उनके शुरुआती दिनों में मैं उनसे जुड़ा रहा था। अब रही बात जीआई टैग्स की, हमारे यहाँ इतने कल्चरल वेरिएशंस हैं और हर जगह का जीआई टैग मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जीआई टैग का एनफोर्समेंट इतना खराब है कि कोई भी आदमी डुप्लीकेट बना लेता है। क्या हम इसको नहीं रोकना चाहिए? इस पे भी सरकार को एनफोर्समेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज बहुत पॉपुलर है और गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोक्योरमेंट में और फाइनेंसिंग में बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और सुझाव हो तो जरूर बताइए। अगर हमने कॉटेज इंडस्ट्री को नहीं बचाया या उसके लिए हमने कोई नीति नहीं बनाई और सिर्फ आइसोलेशन में हमने जीएसटी रिफॉर्म कर दिए, तो 11 करोड़ लोगों के रोजगार पे खतरा खड़ा हो जाएगा। क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। हम फिर मुलाकात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।